हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो हमारा चल रहा है साइंस में चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2 टॉपिक में पढ़ा हुआ है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में, और जिसको आज कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसके अलावा 4 सिस्टम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस को रिव्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल 25 चैप्टर्स है, जिसमें कि हमने फर्स्ट चैप्टर फॉसिल व्यू कंप्लीट कर चुका है, कंबशन कंप्लीट कर चुके हैं, सेल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर रखा ऑलरेडी, और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जो कि होने वाला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। देखो चैप्टर तो बहुत छोटा सा होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल 9th क्लास के लेवल पे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो इसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन 9th क्लास के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और इनके से अगर पूछ लिया जाए तो आप ये नहीं कह सकते हमें तो ये पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने ये चीजें पहले ही हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। 8th 7th में हम ये पढ़ते हुए आ चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम हमारा 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम उन सभी चीजों को एक तरीके से रिवाइज करने वाले हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि होने वाला हम आज की लर्निंग में ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। नाउ फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आप क्या समझते हो, सिंपल से कहता है खाना पचाने की प्रक्रिया। सिंपल कि खाना किस तरीके से बॉडी के अंदर पचता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। बट अगर मैं उसको ब्रीफ मतलब और डिटेल में पूछूं कि आप और बताओ उसके अंदर कैसे क्या चीजें होती है, तो बच्चा नहीं बता सकता। सिंपल उसको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है खाना पचाना। बट अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि खाना कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, कहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खत्म होता है, तो वो उस चीज का आंसर नहीं दे पाएगा। बट ये जो चीजें हमने छोटी क्लास में पढ़ी हुई होती है, लेकिन हमें याद नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो हमें पता है कि ये कैसा होता है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना होता है, मस्कुलर ट्यूब का बना होता है एक्चुअली कहूँ तो, जो कि 6.6 से लेकर 9 मीटर लॉन्ग होती है। कहां से स्टार्ट होती है? हमारे बकल कैविटी यानी कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और कहां जाके खत्म होती है? हमारे एनस पे खत्म होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अगर उसको डिफाइन करना होता है, हम कहेंगे कि कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहां से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? एनस तक जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, ठीक है, फिर इसोफेगस, देन स्टमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस। तो ये होने वाले कंप्लीटली पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। आप देख सकते हैं यहाँ माउथ है, ओके। माउथ में सिलेवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, कुछ ग्लैंड्स भी इसमें पार्ट होता है। इसोफेगस ये पाइप, ठीक है, फूड पाइप जिसे बोलेंगे। यहाँ पे लिवर, फिर गॉल ब्लैडर इसके अंदर, फिर यहाँ स्टमच, फिर यहाँ पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और रेक्टम हो गया, और एनस। ये होने वाला हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि माउथ क्या होता है, ठीक है। सिंपली माउथ तो वैसे सबको पता होता है माउथ क्या होता है, बट चलिए कोई बात नहीं। अगर हम माउथ की बात करें तो फंक्शन ऑफ माउथ की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है भाई, खाना हमें खाना, इंजेक्शन, ठीक, फूड का इंजेक्शन। सिंपल हम माउथ का फंक्शन यही है, सिंपल माउथ का फंक्शन इतना है कि खाना खाना, बोलना। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में बोलने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं सिंपल खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माउथ में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, यानी खाने को इंटेक करते हैं, खाने को लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो मैकेनिज्म है डाइजेशन का, यानी कि जो खाना पचने की पहला जो स्टेप है, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन है, अगर मैं कहूँ डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? खाने को च्यू करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, तो जिससे जो हमारे खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च। हमने न्यूट्रिएंट्स में पढ़ रखा है, छोटी क्लास में हमने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, जिसमें कंपोनेंट्स हमें पता होते हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो उसमें हमें पता है कि स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ के अंदर क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा स्टार्च का? स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। किसकी हेल्प से?
स्लाइवरी एमिलेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? स्लाइवरी एमिलेज। एमिलेज क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, यानी कि स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है ये स्लाइवरी एमिलेज? ये रिलीज होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहां से क्या रिलीज होता है? स्लाइवरी एमिलेज, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जब हम इसको च्यू कर देते हैं और फिर जो बनता है उसे हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, ठीक है। आप जो इसको प्रोनाउंस करना चाहिए कर सकते हैं, बोलस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? हमने खाना खाया, खाने को चबाया और स्लाइवरी से, यानी कि सलाइवा हमारी थूक से जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन हो गया? बोलस। जो भी बना उसको हमने क्या कह दिया? बोलस कह दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये हमारे फूड पाइप, इन पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे पेट के अंदर जाएगा। तो पैसेज ऑफ फूड इनटू द फाइनेक्स एंड ईसोफेगस किसके थ्रू जाएगा? पैसेज और ईसोफेगस के थ्रू जाएगा, ठीक है। पहले फाइनेक्स से आ जाएगा, फिर ईसोफेगस के पास जाएगा, ओके। तो हम बात कर रहे हैं फाइनेक्स की। तो फाइनेक्स क्या होता है? फाइनेक्स हमें पता है कि फाइनेक्स सबसे पहले होता कहाँ है ये समझो, उसके बाद समझ में आएगा कि फाइनेक्स क्या होता है। फाइनेक्स क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब ही होती है, सिंपल सी। ये जो ट्यूब है इसी को मस्कुलर ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब है इसको, इसमें क्या होता है? हवा और खाना दोनों एक साथ जाता है, ठीक है। हवा और खाना दोनों एक साथ जाता है। और ईसोफेगस क्या होता है? हमारा फूड पाइप होता है। क्या होता है? फूड पाइप होता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल कहूं आपको कि हमारा माउथ से जो खाना है वो कहाँ जाता है? सिंपल अगर आपको पूछा जाता बोलोगे नेक, बट नेक में किसके अंदर जाता है? पाइप, पाइप के अंदर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरनेक्स। क्या बोलते हैं? फेरनेक्स, ठीक है। अब फेरनेक्स से क्या होता है? दो डिवीजन होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एयर को कहाँ जाना है? लंग्स में जाना है, ठीक है। और फूड को कहाँ पर जाना है? हमारे स्टमक में जाना है। सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। फाइनेक्स से दो पाइप हो जाती है। क्या हो जाता है? एक लार्ynx की तरफ चला जाता है, सॉरी लार्ynx नहीं, ट्राकिया के अंदर चला जाता है, और एक चला जाता है हमारा ईसोफेगस के अंदर। किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। तो ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड पाइप बोलते हैं, ओके। और इसको क्या बोलते हैं? ट्राकिया को विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक है। लार्ynx एक्चुअली में साउंड बॉक्स होता है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। फेनेक्स क्या होता है? ट्राकिया में टूट जाता है और ईसोफेगस में टूट जाता है, ओके। तो ट्राकिया के अंदर विंड्स जाती है, यानी कि एयर जो हम सांस लेते हैं किसके थ्रू लेते हैं? ट्राकिया के अंदर लेते हैं, ट्राकिया के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और जो फूड हम इंटेक करते हैं किसके थ्रू जाता है? ईसोफेगस के अंदर जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजों को अलग अलग जगह पे जाना है। अब एयर को आपके लंग्स में जाना है और फूड को आपके स्टमक में जाना है। अगर लंग्स में आपके फूड चला जाएगा तो आपका लंग्स से काम नहीं करेगा, और पेट में अगर चलेगी तो वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खाली जो एयर है या फिर जो भी ऑक्सीजन है वो आपके पेट में ही जा रही है, आपके लंग्स के पास नहीं जा रही, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, सिंपल। तो वहां पे क्या होता है? पार्टीशन हो जाता है फाइनेक्स का, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी? स्टमक की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने किसकी बात की? माउथ की बात की, जिसके अंदर हमने क्या किया? फूड को लिया, फूड में जो स्टार्च था उसका ब्रेकडाउन कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, किसकी हेल्प से? स्लाइवरी एमिलेज की हेल्प से, जो कि कहां से रिलीज होता है? स्लाइवरी ग्लैंड। कुछ चीजें यहाँ नहीं लिखी लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो फूड होता है वो किसके थ्रू जाता है? फेनेक्स के थ्रू जाता है। फेनेक्स यानी कि पाइप के थ्रू जाता है, जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। फिर वहां से क्या होता है? पार्टीशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर को क्या होना चाहिए? एयर को जाना है लंग्स में और फूड को जाना है हमारे पेट में। वहां पे सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। सेपरेशन हो जाता है तो जो फूड है वो जाता है ईसोफेगस के अंदर, और जो एयर है वो किसके अंदर चली जाती है? ट्रैकिया के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब जो इसका फिल्टर बोले या फिर जो इसको अलग अलग कौन करता है? ये करता है, यानी फूड पाइप को इंक्लोज करता है एपिग्लोटिस। कौन करता है? एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस, अगर आप इस प्रीवियस स्लाइड पे देख पाए, यहाँ कहीं मेंशन होगा एपिग्लोटिस। हाँ ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हिपोग्लोटिस प्रेजेंट है, ठीक है। हिपोग्लोटिस, ये देखिए ये क्या होता है? ये क्या करता है? हमेशा के लिए जो फूड पाइप है उसको बंद करके रखता है, ठीक है। जब तक आप खाना नहीं खाते जब तक ये फूड पाइप को बंद करके रखता है, क्योंकि आपको खाना हर समय नहीं खाना होता, लेकिन सांस तो आपको हर समय लेना होता है। तो एपिग्लोटिस किसको बंद करके रखता है? फूड पाइप को करके रखता है, ठीक है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप सांस नहीं ले पाते। कभी कभार अगर आप खाने खाते टाइम सांस लेते हैं तो आपको सरक जाती है, ठीक है, आपको खांसी आने लगती है। वो इसलिए होती है क्योंकि समटाइम एपिग्लोटिस सही से बंद नहीं हो पा रही होती है, ठीक है, इसी वजह से होती है। एपिग्लोटिस क्या होती है? मसल्स होती है जो कि क्या करती है? फूड पाइप को ब्लॉक करके रखती है जब तक आप फूड नहीं खाते, ठीक है। जैसे ही आप फूड लेंगे ये एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा, फूड के अंदर ये फूड पाइप के अंदर चला जाएगा जो भी फूड है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस नाम याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। नेक्स्ट
जब फूड आ गया तो ईसोफेगस के थ्रू आ गया, किसमें, लिवर में आ गया, ठीक है। ईसोफेगस भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, ठीक है, जो कि खाने को अंदर की तरफ ढकेलती है, ठीक है। जैसा हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाना नीचे की तरफ आता है, हमारे स्टमक की तरफ जाता है, लेकिन कभी कभार हमें खाना गले में फंस जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि खाना हमारे गले में फंस गया। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो ईसोफेगस जो मूवमेंट कर रही होती है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, वो सही से नहीं कर पाती, ठीक है। वो एक बार मोटी पतली होती है, जिससे वजह से क्या होता है, फूड अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, फूड को अंदर की तरफ ढकेलती है, जिससे वो फूड क्या होता है, स्टमक के अंदर आता है, ठीक है। फूड किसके अंदर आता है, स्टमक के अंदर। ध्यान रखना, लिवर के अंदर फूड नहीं जाता, ठीक है। चलो, यहां तक कि हमें कहानी समझ में आ गई कि फूड आ गया, यानी कि जो बोलस है वो एक्चुअली में किसके अंदर आ गया, हमारे स्टमक के अंदर। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्टमक के पास कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको पता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस। क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। बोलस कहो, फूड कहो, जो कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। तो जो जूस प्रेजेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेप्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, जो भी फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर आ गया, तो स्टमक के अंदर आ गया, अब उसको पचाने का काम कौन करेगा, उसको पचाने का काम करते हैं एमएलएस, एंजाइम, सॉरी, क्या करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, काम तोड़ने का, पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है, ठीक है। यहाँ पे पेप्सिन कर रहा है, माउथ में अंदर कौन करता है, एमएलएस करता है, ठीक है। अब पेप्सिन है, लेकिन पेप्सिन खाना पचाने के लिए कंडीशन बोलता है कि मैं तो काम करूंगा, मैं खाना पचा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मुझे मीडियम चाहिए एसिडिक, यानी कि एसिडिक मीडियम चाहिए, उसको लीवर के अंदर एसिडिक प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका काम कौन करता है, HCl करता है। कौन करता है, HCl। HCl उस इन्वायरमेंट को, स्टमक के अंदर का जो भी एरिया उसको कैसा कर देता है, एसिडिक कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्सिन जो होता है एंजाइम, वो अच्छे से अपना काम कर सकता है। जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा, जब तक HCl अपना काम सही से नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिए, HCl, पेप्सिन में HCl के बिना काम नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब देखो, अब HCl जो है वो तो हार्मफुल है, क्योंकि वो तो एसिड है, वो तो हमारे पेट को, मतलब हमारे स्टमक को जला देगा, या फिर उसमें अल्सर हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। उसको बचाने के लिए हमारी जो स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। यानी कि जो भी सेल प्रेजेंट है स्टमक के अंदर वो क्या रिलीज कर देंगे, म्यूकस रिलीज कर देंगे। म्यूकस रिलीज करने से क्या होता है, वो HCl को स्टमक से टच नहीं होने देते, उनका कांटेक्ट नहीं होने देते, जिससे क्या होता है कि हमारा जो स्टमक रहता है वो सेफ रहता है, ठीक है, सेफ रहता है, उससे हमारे स्टमक को डैमेज नहीं पहुंचता, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एसिड पावर। इट हैज एसिड HCl दैट किल्स द जर्म, ठीक है। एक तो पेप्सिन को काम करने के लिए HCl की जरूरत है, साथ में दूसरा काम क्या है HCl का, तो किसी भी तरह का अगर कोई जर्म है, ठीक है, किसी भी तरह का माइक्रोब्स है, किसी भी तरीके का कोई कीटाणु, वायरस, जो भी उसको मिलता है पेट के अंदर, उसको क्या कर देगा, वो मार देगा, किसी भी तरह के बैक्टीरिया को मार देगा, जर्म्स को मार देगा, ठीक है। HCl एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। HCl एसिडिक है, सिंपल सी बात है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो थोड़ा क्या होता है, खट्टा जैसा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है, श्योर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन हेल्पर, स्टमक डाइजेस्ट। अब हमने याद देखा कि जो माउथ है उसमें एमिलेज ने स्टार्च को ब्रेक डाउन किया था, बट हमने कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स के ज्यादा पढ़ रखे, जैसे हमने प्रोटीन पढ़ रखा है, विटामिन पढ़ रखा है, मिनरल्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, और भी दो चीजें पढ़ रखी है, जैसे फैट पढ़ रखा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रखा है, उन सबका ब्रेकडाउन अलग जगह पे होता है। तो स्टमक के अंदर किसका ब्रेकडाउन होने वाला है, स्टमक के अंदर होने वाला ब्रेकडाउन हमारे प्रोटीन का, यानी कि जो भी फूड है उसके अंदर जो भी प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन कहां पे होगा, वो होगा हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, ओके। तो उसको पचाने का कौन काम करेगा, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, हमने यहाँ बताया पेप्सिन एंजाइम करेगा, ओके। नाउ जैसा कि हमने माउथ में हमने जो भी फूड को च्यू किया, तो उसके बाद उसको वो क्या बन गया था, वो बन गया था बोलस, ठीक है, बोलस बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारा स्टमक भी उस चीज को पचा देगा तो उसे क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे स्ट्राइन, काइम, जो आप बोलना चाहो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, इसको काइम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये काइम जो है ट्रेवल करेगा और किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। काइम क्या है, जो फूड है वो जब वो मिक्स बन जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। काइम बोलो, शाइन बोलो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। आपके लिए जो भी अच्छा स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से इनका काम हो गया, अब ये कहाँ चले जाएंगे, जो भी काइम ये कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। आपको पूरा चार्ट याद है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये आपको पूरा पाथ याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट कहाँ चला गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। प्रोटेक्शन, जैसा कि हमने पता है कि स्पेशल म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टोमक की सेल को, जो कि एसिड के डैमेज को रोकता है, यानी कि एसिड से कोई ऑर्गन का डैमेज ना हो उसको रोकता है कौन, म्यूकस, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चलो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए लीवर के बारे में, ठीक है। आप तो कहोगे लीवर के बारे में पता ही नहीं चला, लीवर का काम ही क्या है, तो वो चीज समझो, ठीक है। लीवर एक तरीके से क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड क्या होती है, जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है, क्या करती है, कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है, हार्मोन सिक्रेट करेगी या फिर एंजाइम सिक्रेट करेगी, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं हम, सिंपल ग्लैंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड आपको याद पता होना चाहिए क्या करती है, सिक्रेशन का काम करती है, सिक्रेशन का, यानी कुछ भी बना के सिक्रेट कर देंगी, ओके। तो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लिवर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या रिलीज करती है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस रिलीज करती है, ठीक है। तो ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ब्लड ने क्या किया, देखो सिंपल, खाने पचाने का काम किसने किया, स्टमक ने किया, प्रोटीन को तोड़ दिया, लेकिन उसको ब्लड में लेके कौन जाता है, जो ब्लड में कहां से जाती है, वो स्टमक से नहीं जाती, वो कहां से जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां से जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, थ्रू द लिवर, किसके थ्रू, लिवर के थ्रू, विच फिल्टर इट, जो इसको फिल्टर करता है, ठीक है। फिर उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ब्लड सेल्स एंड सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकागोन में। ये तो हमारा लिवर का फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखो एक और चीज, इट प्रोड्यूस क्या, बाइल, क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल, विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर। जैसा आप ये लीवर देख सकते हो, ठीक है, ये ऑर्टा है, ये इंफीरियर वेना कवा यानी कि वीन है, ये आर्टरी है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बाइल प्रेजेंट होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगा हमें, जो हेल्प करने वाला हमें डाइजेशन में, ओके। तो it produce bile which is stored in the gallbladder. Bile contains no enzymes, bile contains no enzyme. Bile is alkaline in nature, यानी कि बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक का अपोजिट होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। अदर प्रोडक्ट ऑफ द लिवर यूरिया है और ब्लड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ओके। नाउ अगर कोई लीवर का आपका मेन फंक्शन पूछे तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकागोन में करता है कन्वर्ट, जिससे क्या होता है, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। और इसको कमांड कौन करता है, पेनक्रियास कमांड करता है, ओके, याद रखना, पेनक्रियास कमांड करता है और लीवर ही ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ओके। कैसे, ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो ब्लड का लेवल होता है वो हाई हो जाता है, जो ब्लड ऑब्जॉर्प्शन है यानी ग्लूकोज को जो एब्जॉर्ब करता है उसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तेजी से ब्लड जो भी फूड है उसके अंदर से वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे मुझे जितनी जरूरत है मैं उतनी करूंगा, लेकिन अगर मुझे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो मैं ज्यादा करूंगा, सिंपल सी कहने की बात है। तो जब भी पेनक्रियास बोलेगा हाँ भी ज्यादा की जरूरत है तुम कर लो, सिंपल सी बात है। तो लीवर का मेन फंक्शन एक तो शुगर लेवल को मेंटेन करने में है, ठीक है, और बाइल के फॉर्मेशन में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बाइल जूस, यानी कि डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें या फिर लीवर की बात करते हैं, चलिए लीवर की बात करते हैं, ठीक है। लीवर के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेबल को, देखो ये जो टेबल है इससे आपको पूरा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी कंप्लीटली तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूस क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले स्लाइवा मिला, कहाँ मिला हमें स्लाइवा, माउथ में, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है, स्लेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। किसका क्या होता है इसके अंदर, एमएलएस प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमएलएस। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसका ब्रेक डाउन कहाँ हो गया, माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। नाउ द गैस्ट्रिक जूस, ये कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक की लाइनिंग से, ठीक है, स्टमक के अंदर से रिलीज होता है। इसमें मेन जो एंजाइम होता है वो कौन प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पेनक्रियाटिक जूस। अब जैसे हमारे पास लीवर है वैसे ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है स्टमक के बैक साइड में, यानी कि स्टमक के पीछे साइड में होता है। ये क्या रिलीज कर देता है, ये रिलीज करता है एमिलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ठीक है। तीनों का नाम आपने पढ़ रखा है, तीनों आपको पता है, तीनों में से एक आपको पता है, तीनों में से एक आपको पता है, एमिलेज। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा। किसका ब्रेकडाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा, ठीक है। लाइपेज किसका करता है,
फैट का करता है, ठीक है। और प्रोटीएज किसका करेगा, प्रोटीन का करेगा। देखो पेप्सिन भी प्रोटीन को ही करता है और प्रोटीएज भी किसको करता है, प्रोटीन को ही करता है, ओके। तो एमिलेज एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करने वाला है, कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज किसको करने वाला है, फैट को, ठीक है। और प्रोटीएज किसको करने वाला है, प्रोटीन को, ठीक है। ये हो गया पेनक्रियाटिक जूस का काम। नेक्स्ट बाइल, जो कहां से रिलीज हो रहा है, लिवर में, लिवर से रिलीज हो रहा है, जो कि कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मीडियम को एसिडिक मीडियम को कैसे कर देते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं, या बोलो तो बेसिक कर देते हैं। और साथ में क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों एक ही जगह पे आके मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइज फैट का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जो बड़े बड़े फैट होंगे उसको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ये सिंपल सा काम है किसका, बाइल का, ठीक है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस, जो कि कहां से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से। इस टेबल को आप याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंजाइम कहां से रिलीज होता है और क्या काम करता है, ठीक है। पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहां से रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल जूस से। ये कहां से रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से, ठीक है। तो पेप्टिडेज पेप्टाइड को डाइजेशन में काम करता है। डाइसैकेराइड जो होते हैं जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। शुगर्स होती है, सिंपल कहूं तो शुगर होती है। इसको इसका जो डाइजेशन है वो कौन करता है, सुक्रोज का करेगा सुक्रेज, माल्टोज का करेगा माल्टेज और लैक्टोज का करेगा लैक्टेज। जैसे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड लैक्टिक होता है, लैक्टिक प्रोटीन, लैक्टोज प्रोटीन, उसको कौन करेगा, लैक्टोज शुगर को कौन करेगा, लैक्टोज शुगर का करेगा लैक्टेज एंजाइम, ओके। नाउ द न्यूक्लिक एसिड को कौन करेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइजेशन का काम। अब इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ब्लड क्या करती है, ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा लिवर है, ये हमारा लिवर है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने काइम बनाया और इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में भेज दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, बाइल जूस आया, उसने इमल्सिफिकेशन कर दिया फैट का। और यहाँ से पीछे से क्या आया, हमारा पेनक्रियाटिक जूस, जिसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया अलग अलग डाइसैकेराइड्स का, न्यूक्लिक एसिड का, जो भी प्रेजेंट था उसका, और उसको ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल कहूं तो मैं, ठीक है। यहाँ हमारा डाइजेशन एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। बट डाइजेशन में सिंपल यही नहीं होता कि खाना किस तरीके से पचेगा, अब खाना किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा, ये भी डाइजेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो तो क्या है, डाइजेशन, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, यहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। अब जो हमने ब्रेक डाउन किया, जिस चीज को हमने तोड़ा, यानी कि प्रोटीन बना, प्रोटीन को तोड़ा या फिर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, ठीक है, उन सबको अब क्या करना है, ब्लड के अंदर लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हमने फूड इसीलिए लिया था क्योंकि एनर्जी चाहिए। जब हमने एनर्जी बना ली तो उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। तो ये काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही है। लेंथ की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो वो होता है 7.5 मीटर्स अप्रॉक्स, ठीक है। सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शन होते हैं, ये पीछे से ये आई, और ये जो छोटे छोटे बने हुए पतले पतले सी, इनको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें 3 सेक्शन है, क्या, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम, ठीक है। 3 सेक्शन हो गए और ये तीनों से मिलकर क्या बना है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सबसे बड़ा होता है इसमें जेजुनम, ओके। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम वाया द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये जो आप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख लो, ट्यूब बोल लो, पाइप बोल लो, ये जो स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगलियों जैसी बनी होती है, उंगलियों जैसी प्रोजेक्शन होता है। और वो क्या करती है, ब्लड को, ब्लड स्ट्रीम में जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको अब्जॉर्ब करेंगे उसको भेजती हैं। यानी कि जो भी फूड के अंदर, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स उनको अब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी चीज उसने डाइजेस्ट किया और उसको किसके अंदर भेज देंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज देगी, ओके। ये काम होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसकी हेल्प से करती है, विलाय की हेल्प से करती है। किसके हेल्प से, विलाय की हेल्प से। कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ओके। नेक्स्ट, फैटी एसिड को कहां भेज देती है, लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स था उसको उसने भेज दिया, क्या बोलते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। बाकी जो फैटी एसिड होगा उसको कहां भेज देगी, लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और हमारे फ्लूइड बैलेंस को, हमारे अंदर जो भी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है
लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंदर मोस्टली प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ओके, ब्लड से थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लाइकोगन बिकम माल्टोज। स्टार्च और ग्लाइकोगन क्या बन जाते हैं, माल्टोज बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, सिंपल, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू जहां भी उनको जाना है, जिस भी ऑर्गन के पास जाना, जिस भी सेल के पास जाना, वहां वो सिंपल वो चले जाते हैं। ठीक है, मेन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जो कि इसके अंदर डाइजेशन पे होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। अब हमारा फूड जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम लिया और फिर बाहर आ गया, किसके अंदर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गया और ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना लंबा होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग, वो करीबन 7.5 मीटर लॉन्ग था, बट ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटा होता है और साइज में थोड़ा बड़ा होता है। लंबाई में लंबा होता है बट साइज में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, विड्थ में थोड़ा बड़ा होता है कह सकते हैं। तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। चलिए, हमने इतनी बात कर ली कि प्रोटीन को हमने एब्जॉर्ब किया, फैट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बोहाइड्रेट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, बट वाटर की क्या, वाटर भी तो हमें जरूरत होती है, तो वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन के बाद भी अगर कुछ बच गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, तो वहां से क्या कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया है इसके पास, उससे क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। सिंपल, क्या करना है, जो भी इसके पास अनडाइजेस्टेड फूड या जो भी फूड आया है, अनडाइजेस्टेड का हो, डाइजेस्टेड का हो, उसको क्या करेगा, ये सिंपल, यहाँ पे गलत हो गया होगा मेरे हिसाब से, डाइजेस्टेड फूड ही होना चाहिए। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे क्या करेगा, अगर उसके पास वाटर प्रेजेंट है तो उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब विटामिन को क्या करेगा, सिंपली अपने अंदर ले लेगा, विटामिन और मिनरल्स को सीधे ही अपने अंदर ले जाता है, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता। सिर्फ ब्रेकडाउन किस किस का होता है, प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है और फैट का होता है। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन का ब्रेकडाउन नहीं होता, उनका सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में। ओके, तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट विटामिन प्रोड्यूस बाय रेसिडेंट बैक्टीरिया। ठीक है, वेस्ट प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, रिमेनिंग वेस्ट बिकम सेमी सॉलिड फिकस। ठीक है, सेमी सॉलिड फिकस बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन होता है यानी कि जो भी फीकल मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाती है, यानी कि यहाँ से हमारा जो भी डाइजेस्टिव फूड इसका वाटर जो है उससे एब्जॉर्ब कर लिया गया, जिससे क्या होगा, ये सॉलिड हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाएगा, धीरे धीरे सॉलिड होता जाएगा, सॉलिड होता जाएगा, और एट लास्ट जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रेक्टम के अंदर। कहाँ स्टोर हो जाएगा, रेक्टम के अंदर। ठीक है, कहाँ स्टोर हो गया, रेक्टम के अंदर। और जब भी टाइम हुआ, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इसके थ्रू, एनएस के थ्रू। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट हो गया ह्यूमंस के अंदर। नाउ ये तो बात हो गई हमारी ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, ह्यूमंस के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, रूमिनेंट्स एनिमल। अब ये कहोगे ये क्या होते हैं, तो सिंपल से एग्जांपल कहूँ तो गाय। ठीक है, जैसे गाय घास खा सकते हैं किसी भी तरीके की, हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि गाय के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मैं कहूँ एक एक्स्ट्रा पेट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है किसकी, ग्रास के। ठीक है, हम लोग सीधे ग्रास खा लें तो हमें पचेगी नहीं, घास हमें नहीं पचती है, इसलिए इंसान कभी घास नहीं खाता है। ओके, तो एनिमल्स क्या होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, रूमिनेंट, जैसे गाय और भैंस। अब ये रूमिनेंट इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल स्टमक पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रूमन, और इसी से वर्ड आ गया रूमिनेंट। तो रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जिसके पास क्या प्रेजेंट है, स्पेशल स्टमक प्रेजेंट है, जिससे हम क्या बोलते हैं, रूमन। अगर आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ क्लियरली, यहाँ देखो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट बना हुआ है। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, रीमन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रीमन बोल रहे हैं। ओके, अब जैसे गाय ने क्या किया, घास खाई। ठीक है, गाय ने अपनी घास खाया और उसको क्या करेगी, वो तुरंत नहीं पचाती, उसको क्या करेगी, इंटेक कर लेगी, उसको कहाँ जाके स्टोर कर लेगी, अपने र्यूमेन के अंदर। कहाँ जाके स्टोर कर लेगी, अपने र्यूमेन के अंदर। वहां पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। ठीक है, किसका डाइजेशन करेंगे, जो भी घास है उसका डाइजेशन कर देंगे। ओके, ठीक है, अब दे कैन ईट एंड डाइजेस्ट ग्रास विच ह्यूमंस कांट डू, क्योंकि ह्यूमंस क्या होता है, सेलुलोज को नहीं पचा सकते, ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमंस के पास सेलुलोज को बचाने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते। गाय क्या करती है, गाय क्या करेगी, सबसे पहले कोई भी जो भी फूड लेगी उसको क्या करेगी, ह्यूमन के अंदर स्टोर करेगी, वहां पे उसका डाइजेशन होगा।
देखा होगा आपने, जब भी खाना गाय खा लेती है फिर वो अपना मुंह बार बार चलाती है, ठीक है, मुंह चलाती है, फिर बार बार मुंह खोलेगी, बंद करेगी, जिससे क्या होगा उसके मुंह में झाग आ जाता है। उस टाइम पे एक्चुअली में क्या कर रही होती है, वो कर रही होती है डाइजेशन, ठीक है, वो भी जो उसने खाना खाया उसको पचा रही होती है, ठीक है। तो इसको इस तरह की जो भी एनिमल इस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करेगा या फिर उसके पास इस तरीके का ऑर्गन प्रेजेंट है र्यूमेन, उसे हम बोलेंगे र्यूमिनेंट एनिमल, ठीक है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, ठीक है। लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, ठीक है, जो भी उसने पचा वो कहाँ आएगा, उसके माउथ में आएगा, इन स्मॉल माउथ, एंड एनिमल फिर उसके क्या करेगा, चबाएगा, ठीक है। अब देखा आपने सिंपल, इसमें इस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, रूमिनेशन बोल दिया, क्या बोल दिया, रूमिनेशन बोल दिया। सो गाय ने क्या किया, घास खाई, घास को अपने कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से पचाया, थोड़ा सा नहीं बचा, उसके बाद उसने उसको वापस क्या किया, माउथ में लेके आया, जो भी कट उसका बचा, जो भी डाइजेशन के बाद जो बना उसे हमने बोला कट, जैसे हमने ह्यूमन के केस में बोला था काइन और बोलस, वैसे ही गाय ने क्या, उस गाय के केस में उसको क्या बोला गया हमने, कट, यानी रूमिनेंट एनिमल के केस में क्या बोला गया, उसे कट बोला गया। अब उस कट को क्या करेगी गाय, जब क्या करेगी, वापस उसको माउथ में लेके आएगी, फिर माउथ में लाने के बाद क्या करेगी, उसको च्यू करेगी, उसे बार बार चबाएगी, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। तो ग्रास ईटिंग एनिमल इस तरीके से काम करते हैं, ओके। ह्यूमंस ऐसा नहीं करते, ह्यूमंस क्या करते हैं, सिंपल, अभी हमने पूरा ह्यूमन सिस्टम डाइजेशन पढ़ा है, तो आई होप मुझे इसको दोबारा ना समझा पड़े, सिंपल खाना किया, हमारे पेट में एंजाइम्स प्रेजेंट है, सिंपल ब्रेकडाउन हुआ, फिकस बना, कंप्लीट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ, कंप्लीट हो गया डाइजेशन सिस्टम। बट ग्रास ईटिंग में थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको याद रखना होगा। नाम याद रखिएगा, रूमिनेंट एनिमल, प्रोसेस रूमिनेशन, जो बनता है उसे कर्ड बोलते हैं, स्पेशल ऑर्गन का जो स्पेशल पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, र्यूमन बोलते हैं, ओके। नाउ अब अमीबा में, ठीक है, अमीबा के पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं, उसके पास स्टमक नहीं होता, उसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तो होता नहीं है, तो फिर वो कैसे खाना पचाता है अपना। अमीबा के केस में बात करें, हायर लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट अमीबा के केस में क्या है, अमीबा अपना खाना कैसे पचाता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो अमीबा क्या करता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खाता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खाएगा, ठीक है। देखो जैसे इस पिक्चर में देख पाओगे, ये हमारा अमीबा है, ठीक है, और उसके सामने एक फुट पड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, क्या बनाया, उंगली जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, फिंगर लाइक पोजीशन बनाया, और उसने क्या किया, फूड को अपने अंदर ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ एंजाइम्स रिलीज किए होंगे और उससे क्या हुआ, उसका फूड का ब्रेकडाउन हुआ। फूड को ब्रेकडाउन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किया और जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको क्या किया, सीधे सीधे बाहर कर दिया। उसके पास इजेक्शन की प्रोसेस नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तभी होता है जब उस फूड का जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो जाए, इंजेक्शन हो जाए, ओके, सॉरी, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या हो जाए, इजेक्शन हो जाए। जो डाइजेस्ट हो गया उसे तो हम अब्जॉर्ब कर लेंगे, ओके। तो अमीबा क्या किया, अमीबा ने अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, उससे फूड को इंटेक किया और फिर उसका ब्रेकडाउन किया, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्ब करने के बाद उसको अपनी पूरी बॉडी में भेज दिया, जो भी उसने अब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल था उसका इंजेक्शन कर दिया, ओके। तो फीडिंग प्रोसेस क्या होता है, जब भी अमीबा को कोई फूड मिलेगा वो एक फिंगर लाइक पोजीशन बोल देगा, इसका नाम याद रखना, सीडोपोडिया, ठीक है। फिंगर लाइक पोजीशन बनाएगा जिससे क्या करेगा, फूड को अपने अंदर वो ले लेगा, ओके। देन फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल में तो खाली जगह जहाँ पे फूड प्रेजेंट हो, द फूड गेट ट्रैप्ड इन द स्पेशल पार्ट कॉल्ड फूड वैक्यूल। जहाँ भी फूड ट्रैप होगा उसे क्या बोल देंगे, फूड वैक्यूल बोल देंगे। उसके बाद उसने जो भी फूड है उसको डाइजेशन किया और जो उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया, जो उसने नहीं पचा पाया, उसको क्या किया, उसने बाहर भेज दिया, आउटसाइड कर दिया, बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो बाहर जाता है। लेकिन यूरिन में एक्चुअल में क्या होता है, ब्लड का फिल्टर होता है। किसका फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, एक्चुअल में ब्लड का फिल्टर हो रहा होता है, ठीक है। ब्लड का फिल्टर एक्चुअली में लिवर में भी हो रहा था, बट ब्लड का फिल्टर जो मेन होता है वो कहाँ हो रहा होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्यों, एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्लड का फिल्टर तो करती है, बट इसमें से एक्चुअली में निकालती क्या है, वो निकालती है नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या कर रहा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल रहा होता है। लेकिन अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर क्या करती है, जब वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अगर ब्लड के अंदर कोई भी ड्रग है, अल्कोहल है, कैफीन प्रेजेंट है, उसको क्या करेगी, ब्लड के अंदर से
बाहर निकाल देगी, ठीक है, ब्लड से आउट कर देगी। बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस्ड, ठीक है, जो भी नाइट्रोजन के प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, यूरिक एसिड, ये सबको कौन निकालता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी का हो, फ्रॉम द ब्लड का हो, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही बॉडी से कोई भी वेस्ट होता है निकलता है, क्योंकि जब भी कोई सेल वेस्ट बनाता है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, उसको क्या करेगा, ब्लड के अंदर डाल देता है, ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, जो कि हमारे किडनी में आने के बाद क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो है किडनी, ठीक है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, यानी कि किडनी जहां फिल्टर होगा, नेक्स्ट यूरेटर जिसके थ्रू जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर जहां पे स्टोर होगा यूरिन, ठीक है, जिसके थ्रू यूरिन जाएगा यूरेटर, और जिसमें स्टोर होगा उसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर देखो, ये हमारी किडनी है, किडनी से ये हमारी जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकाला, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर लगा है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यूरिन जा रहा है, उसे हम बोलेंगे यूरेटर, ये जाके स्टोर हो रहा है पाउच में बोल लो तो उसे क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वो क्या हो रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक ब्लू कलर की, रेड कलर की वीन, एक ब्लू कलर की वीन है और रेड कलर की आर्टरी है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि रेड कलर की जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो भी ब्लड इसके अंदर आता है वो आर्टरी के थ्रू आता है, और आर्टरी के थ्रू क्या होता है, इस किडनी के अंदर जाता है, और उसके बाद जब भी फिल्टर हो जाता है उसके बाद किस में चला जाता है, वीन में चला जाता है, ठीक है। तो आर्टरी से क्या होगा, किडनी में आएगा, ठीक है, और वही ब्लड फिर कहाँ चला जाएगा, किसके थ्रू, वीन के थ्रू, ठीक है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन तो हो नहीं रहा होता है, ठीक है। तो वीन के अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरी के अंदर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वैसे भी आपने ये चीजें पढ़ रखी है, क्योंकि हमने इससे पहले मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। इसके नेक्स्ट शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये तो आपको चीजें थोड़ी बहुत पता है, ठीक है। नाउ इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रीनल आर्टरी बोल रहे हैं, रेड वाली को। जो भी वीन और आर्टरी किसके अंदर जा रही है, किडनी के अंदर जा रही है, उसको हमने क्या बोल रखा है, रीनल बोल रखा है, क्या बोल रखा है, रीनल। तो जो ये है रीनल आर्टरी और ये है रीनल वीन, स्पेशल टाइप एक नाम दे रखा है, रीनल का मतलब होता है आप किडनी के पास जो जा रही है, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, किडनी की, ठीक है। किडनी का आपको स्ट्रक्चर बस सिंपली आपको ऊपर से याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ चीज आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है हमारा अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला, बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ये आपको जनरली याद करना है। और किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, ओके। और इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यही फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है, जो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और किसका फॉर्मेशन करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। जैसे हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। तो जो भी किडनी है उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है नेफ्रॉन। बॉडी का क्या है, सेल, किडनी का क्या है, नेफ्रॉन, ओके। तो नेफ्रॉन का ही मेन काम होता है, जो कि नेफ्रॉन ही होती है जो मेन फिल्टर करती है किसका, ब्लड का, और किसका फॉर्मेशन करती है, यूरिन का, ठीक है। येलो कलर आता है यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से आता है, ठीक है, इसका नाम याद रख लो, यूरोक्रोम की वजह से आता है, ठीक है। और ये यूरोक्रोम बनता है जब भी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, जो कि एक्चुअली में लीवर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो यूरोक्रोम लीवर के अंदर एक्चुअली बन रहा होता है, और जो कि यहाँ पे आ जाता है, जिससे यूरिन का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये डार्क कलर का आएगा, ये डार्क येलो कलर का आएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर लाइट येलो कलर का आता है यूरिन, ओके। तो कलर किस पर डिपेंड कर रहा है, यूरोक्रोम के ऊपर, ठीक है। बाकी नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करेगा, सिंपल, ओके। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस की। सो हमें पता है कि ब्लड के अंदर यूजफुल हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि किडनी में आते हैं। बट हमें यूजफुल की तो जरूरत है नहीं, और किडनी को भी ये नहीं पता कि यूजफुल क्या है और हार्मफुल क्या है। तो वो क्या करती है, सिंपल एक प्रोसेस लगाती है जिसके थ्रू वो कर लेता है, ठीक है। सिंपली अभी आपको हायर क्लासेस में आपको एग्जैक्ट प्रोसेस समझ में आ जाएगी, बट अभी के लिए आप याद रखो, जो वो क्या करती है, जो भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसको अपने अंदर लेती है, यूजफुल है तो उसको वापस ब्लड में भेज देगी, और नहीं है तो उसको अपने पास रख लेगी। सिंपल से इसका इतना ही काम होता है। तो यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं वापस ब्लड के अंदर चले जाते हैं। जब भी
फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर से सारे कंपोनेंट निकाल लेती है। जो किडनी होती है वो सारे कंपोनेंट निकाल लेगी। अब वो यूजफुल है कि हार्मफुल हो कौन बाद में जाके डिसाइड होगा। फिर अगर वो यूजफुल है तो उसको वापस ब्लड में भेज दिया, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो क्या हुआ, वापस वो जहां जाना यूरिन का फॉर्मेशन वो चली जाएगी बाहर। ठीक है, जो भी फॉर्मेशन होता है वेस्ट, ठीक है, जो भी मतलब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% के आसपास यूरिया होता है और 2.5 के आसपास अदर प्रोडक्ट होते हैं। अदर जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरिन कहाँ से ट्रेवल करता है, किडनी से ट्रेवल करता है थ्रू यूरेटर, जहां यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर करता है, और एग्जिट थ्रू करता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, ये बहुत सिंपल से प्रोसेस जो हमें पता है, इतना ही हमको पता होता है। ठीक है, बाकी आपको परसेंटेज याद रख सकते हैं कि 95% यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% के आसपास यूरिया होता है। यही एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस्ड होता है। इसके अलावा और कोई भी नाइट्रोजनस बेस्ड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, या फिर और कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें निकालना है, तो वो भी किसके अंदर, वो भी इसी ब्लड वाटर स्ट्रीम के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। ओके, नाउ नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करते हैं। सो नेफ्रॉन के फंक्शन को समझने से पहले हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। सो ये हमारा नेफ्रॉन एक्चुअल में, ये हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, और ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ से फिर ये जाती है हमारी डिस्टल ट्यूब। ठीक है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब बोलते हैं, पीसीटी, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है ये जो बना हुआ इसे बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और यहाँ से ये जो यहाँ पे यहाँ से इस ट्यूब को हम कट कर रहे हो, यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब। ठीक है, एक्चुअली में कहूँ तो ये पूरा ट्यूब ही जैसा स्ट्रक्चर, बस अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को दिया गया प्रॉक्सिमल ट्यूब लूप हेनले, यहाँ से यहाँ तक यानी कि मेडुला वाले पार्ट को दिया गया है। ये देखा जाती है दो पार्ट में होता है, ऊपर वाला पार्ट मेडुला में होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, नीचे वाला पार्ट मेडुला में होता है। ओके, तो ये नीचे वाला जो है पार्ट, जो भी लूप है, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ऊपर वाला पार्ट है, ये जो है ये है डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब डीसीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट यानी कि जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा एक ही पाइप में क्या होगा, कलेक्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग नेफ्रॉन ने अलग अलग चीजें बनाई, तो अलग अलग फिल्टर किया तो उसको एक ही जगह पे लाके रखना होता है ना, तो वो एक्चुअली में कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। सिंपल। तो हमने क्या क्या देखा, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, हमने टोटल 5 चीजें देखी। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बोमेन कैप्सूल, ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, 3 चीजें हो गई। ठीक है, अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंपल से कहूँ वेसल्स प्रेजेंट होती है, ग्लोमेरुलस जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का काम करती है। बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी ये फिल्ट्रेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या करेगा, फिल्टर करेगा किसको, वाटर को और सॉलिड जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे रेड कलर की रीनल आर्टरी जा रही है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जब भी बोमेन कैप्सूल के अंदर से निकलती है तो जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है, फिल्टर कर लेता है। किस किस को फिल्टर कर लेगा, वाटर को फिल्टर कर लेगा, वाटर को फिल्टर कर लेगा, और जो भी अदर सॉलिड्स प्रेजेंट है ब्लड के अंदर उसको क्या करेगा, अपने अंदर फिल्टर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ फिल्टर हो गया। याद रखना ये जो अंदर जाती है आर्टरी इसे बोलते हैं एफरेंट, और जो निकलती है उसको बोलते हैं ईफ्रेंट आर्टिकल। ठीक है, एफरेंट आर्टिकल और ईफ्रेंट, जो निकलेगी ईफ्रेंट और जो जाएगी अंदर एफरेंट। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ से जो भी वाटर है सॉल्यूट है उसको क्या किया उसने क्या कर दिया, अपने ट्यूब्यूल के अंदर भेज दिया। किसके अंदर भेज दिया, पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये चीज याद भी नहीं हो रही, सिंपल आपको भी नाम याद रख लेना। फंक्शन आपको नहीं समझ में आता तो आपको हायर क्लासेस में वैसे भी समझ में आ जाएगा, नहीं आता तो थोड़ी कोशिश करिए, जरूर अच्छे, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। ठीक है, 9th में वैसे भी आप पढ़ने वाले हैं इस चीज को और डीप में। ठीक है, सो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने जो भी वाटर है और जो भी सॉलिड पार्टिकल, जो भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रेजेंट था उसको क्या किया हमने इसके अंदर ले लिया। जितनी भी चीज प्रेजेंट थी सबको ले लिया, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो यूजफुल हो। याद रखना, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो यूजफुल हो। अगर हार्मफुल है तो उसको रख लेंगे और हार्मफुल नहीं है तो उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या है, इस ट्यूब्यूल्स के आसपास लिपटी हुई है, तो भेजना आसान होता है। ठीक है, इसमें से इसमें चली जाती है, फिर इसमें से वापस चली जाती है, तो ये कोई टफ टास्क नहीं होता नेफ्रॉन के लिए। ओके, सो अब प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब में क्या होगा, तो अब यहां से क्या होगा, ब्लड जो भी ब्लड है अब यहाँ पे आ गया। अब इसने हार्मफुल चीजों को क्या किया, यहाँ से जो भी
यूजफुल चीजें थी वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। कहाँ में चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। कौन कौन सी चीजें चली जाएंगी ब्लड में, वो चली जाएंगी हमारे ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, वाटर, जितनी भी चीजें वापस किस में चलेगी, ब्लड में चलेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ब्लड में से सारी चीजें निकाल लोगे तो ब्लड में बचेगा क्या, ठीक है। ब्लड भी तो आपको पता है कि 95% मतलब 60% का, सॉरी, ब्लड भी जो है किससे बना हुआ आता है, प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना। अगर आप प्लाज्मा और मोस्टली किसका बना होता है, वाटर का बना होता है। सो वाटर ही निकाल लोगे तो बचा ही क्या ब्लड में, तो वो फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वॉल्यूम उसका घट जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, पूरा पूरा अगर वाटर निकाल लिया तो फिर ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। ब्लड जो रहता है वो एक्चुअली में लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, तभी बह पाएगा। सेल्स फिर उसमें फ्लो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्लाज्मा ही नहीं बचेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब ने क्या किया, ग्लूकोज को निकाल लिया, अमाइनो एसिड्स को निकाल लिया, सोडियम को वापस भेज दिया ब्लड में, क्लोरीन को भी वापस भेज दिया, और कैल्शियम को भी बाहर भेज दिया, कार्बोनेटेड को भी भेज दिया और वाटर को भी भेज दिया, ठीक है, बस। और उसने अंदर क्या रख लिया, ठीक है, यूजफुल चीजें उसने बाहर निकाली। हार्मफुल में क्या किया उसने, हार्मफुल में उसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, अमोनिया को उसने क्या किया, वापस ब्लड में था अगर बच गया था उसको क्या किया, वापस अपने अंदर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो चीज है प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब के बाद वो चीजें कहाँ जाएगी, लूप ऑफ हेनले की साइड जाएगी, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, वाटर क्या, सॉरी, ब्लड क्या करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू जितना भी वाटर उसमें बचा होता है, ठीक है, अगर वाटर बच भी गया उसके बावजूद कुछ वाटर बच गया उसका भी एब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सारा जो है वो कोवैलेंट ट्यूब में ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या होगा, अगर कुछ वाटर बच गया तो उसको भी वो क्या करेगा, वापस ब्लड स्ट्रीम में ले लेगा। ब्लड स्ट्रीम में लेने से क्या होगा, यहाँ पर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। खाली खाली जो हार्मफुल मटेरियल वही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो थोड़ा पतली सी ट्यूब है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये कंसंट्रेशन क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ आया तो उसने वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, अगर कुछ सोडियम और क्लोरीन और पोटेशियम बच भी गया तो उसको क्या करेगा, वापस से ब्लड स्ट्रीम में ले लेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जाएगा कहाँ पे, डिस्टल कोवैलेंट ट्यूब। वहां भी क्या होगा, कोई सोडियम बच गया, क्लोरीन बच गया, सिंपल कौन, तो सोडियम क्लोरीन को भेजना नहीं है, वापस हमें बुला लेना है। और अगर हमारे इसमें क्या हो गया, ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन बच गया तो उसको क्या करेंगे, वापस से इसमें भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वाटर जो होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो भी वाटर है इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर इसके पास भी अगर कुछ बचता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन तो उसको क्या करेगा, वापस भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम को बाहर भेज रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल साइज जो भी फॉर्मेशन यहाँ हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया होता है। और अब ये चीजें आ गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आ चुकी है। कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, सीधा यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका, तो सिंपल यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, देन बाहर, ओके। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आपको समझ में आया, वाटर सॉलिड का फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर एंड कंजर्व मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड, ठीक है। जो भी चीजें थी उसको हमने क्या किया, पूरा हमने क्या किया, इस ट्यूबुल के अंदर भेज दिया। तो यहाँ पर जो भी वाटर था और जो भी कंजर्व मॉलिक्यूल थे जो हमें बचा के रखने हैं उसको क्या करेंगे, वापस से ब्लड के स्ट्रीम के अंदर भेज देंगे, ठीक है। और जो भी आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, डिस्टिल सिक्रेट कर देंगे, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है आयंस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द डिस्टिल ट्यूब्यूल, ठीक है, ठीक है। जो भी आयंस या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किसके अंदर भेज दिया हमने, ट्यूब्यूल के अंदर भेज दिया। आप सिंपल से समझो, हमने वेस्ट प्रोडक्ट वाटर और सॉलिड को निकाला ग्लोमेरुलस फिल्टर के थ्रू, ठीक है, सारी चीजें निकाल ली, सॉल्यूट में सारी चीजें हमने निकाल ली, लेकिन हमें सारी चीजें नहीं निकालनी, जैसे वाटर में वापस भेजना है ब्लड के अंदर, तो हमने उसको रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया, वापस उसको ब्लड में भेज दिया। तो वाटर क्या हुआ, वापस चला गया किसमें, ब्लड में चला गया। कंजर्व कुछ मॉलिक्यूल्स थे वो भी किसमें चले गए, ब्लड में चले गए। अब क्या होगा, जो आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्लड के अंदर रह गए तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, डिस्टिल ट्यूब के अंदर वापस बुला लेंगे। ये बार बार होता रहता है, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट में जाके बाहर हो जाएगा। सिंपल सा नेफ्रॉन का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन क्लियर हो गया। नेक्स्ट डायलिसिस, सिंपल सी आपको पता है हॉस्पिटल में होने वाली प्रोसेस है। सिंपल क्या होता है, जब आपकी किडनी फेल हो जाती है, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से या फिर इंजरी की वजह से हो, तो जो आपकी किडनी उसी से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का काम है। तो वो हम काम किससे करवा लेते हैं, मशीन से करवा लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। फिल्टर ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, किसके थ्रू, आर्टिफिशियल किडनी जो हमने बनाई है।
ठीक है, रिकवरी के लिए, हेल्थ मतलब किसी चीज को बचाना में किडनी आपकी सही से काम नहीं कर रही है, लेकिन फिल्ट्रेशन तो जरूरी है, फिल्ट्रेशन तो जरूरी है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अप्रोक्स फीमेल्स में 150 लीटर पर डे के आसपास ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें 99% एब्जॉर्प्शन होता है, ओनली 1% जो होता है बाहर निकल जाता है। ओके, मेल के अंदर 180 लीटर पर डे होता है, मेल के अंदर 180 लीटर, फीमेल्स के अंदर 150 लीटर। ओके, तो 99% वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी बचा हुआ क्या होता है, निकल जाता है। वेस्ट जो होता है 1% के आसपास ही होता है, कम ही होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अगर इनकेस अगर किडनी फेल हो जा रही है तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड का हम फिल्ट्रेशन कर देते हैं। ओके, एक स्वेट, ये भी आपको पता होना चाहिए, मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए करती है। ठीक है, जनरली कहाँ पे रिलीज होता है, हॉट डेज में होता है। ठीक है, अब स्वेट जब रिलीज होता है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। सिंपल मान लो, मैं स्वेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। और जब भी हमें स्वेट आता है तो हमारे जो कपड़े होते हैं इस पर व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, सफेद कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, वो क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि स्वेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्वेट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सॉल्ट इन स्वेट कॉज व्हाइट पैचेस ऑन द क्लॉथ और अंडर आर्म्स। ठीक है, जो मटके होते हैं, अर्दन पोर्ट्स, ठीक है, जो मटके होते हैं, पानी भरने वाले मटके होते हैं, वो वाटर्स को कैसे कूल करते हैं, इवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। वो भी एक कैसी प्रोसेस है, वो भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्वेट की तरह ही एक प्रोसेस होती है अर्थन पोर्ट में भी, लेकिन हम उसको स्वेट नहीं बोलते, क्योंकि मटके क्या पानी छोड़ते हैं। जैसे अगर आपके घर में अगर मटका होता है, ठीक है, मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का होता है अर्थन पोर्ट, मतलब मिट्टी का मटका। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पानी बाहर निकल रहा होता है, उसका जो आउटर एरिया होता है हमेशा गीला गीला होता है। क्यों, क्योंकि उससे क्या हो रहा होता है, एवोपरेशन हो रहा होता है, जिससे क्या होता है, अंदर का पानी क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, तो स्वेट भी वैसे ही होता है, जैसे हमारी बॉडी से पसीना बाहर धीरे धीरे निकलता है तो हमारी बॉडी इंटरनली कैसा होती है, ठंडी होती है। आपने देखा होगा जब आपको ज्यादा गर्मी लगती है तभी आपको पसीना होता है, ऐसा तो नहीं कि ठंड में आपको पसीना आ रहा होता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस अर्थन पोर्ट में भी होती है। उसको अंदर का जो पानी है उसको क्या करना रहता है, ठंडा कर रहता है, इसलिए क्या करते धीरे धीरे पानी निकाल रही होती है। ओके, ये प्रोसेस है इवोपरेशन। आप और डीप में पढ़ने वाले 9th में, अगर आपको डाउट आता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। कुछ एक्सक्रीशन, जैसे हमने एनिमल्स में बात की थी, जैसे रूमिनेंट एनिमल्स की बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो एक्सक्रीशन में भी कुछ बात कर लेते हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल जैसे फिशेस क्या निकालती है, एक्सक्रीट करती है अमोनिया। हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और वो किस में डिजोल्व हो जाता है, वाटर। ठीक है, लैंड एनिमल जैसे बर्ड हो गए, लिजर्ड्स हो गए, स्नेक हो गए, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, फिश क्या कर रही है, अमोनिया, ये भी एक नाइट्रोजन का प्रोडक्ट है। ठीक है, लैंड पे जो रहते हैं जैसे बर्ड, लिजर्ड, स्नेक, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। सेमी सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है। अगर आपने कभी वर्ड का फिगर देखा हो तो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है। चिड़िया कभी कभी ऊपर करके भाग जाती है, तो वो भी चीजें होती है। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट ह्यूमंस में होता है यूरिया। ध्यान रखिएगा तीनों चीजें। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग तरीके के एनिमल्स में, जिस तरीके का जिसका एक्सक्रीशन सिस्टम उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, सिंपली हम अगर किसी से रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछते तो बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर मैं उस बच्चे से पूछ लूं कि ब्रीथिंग क्या होता है, तो वो बोलेगा सांस लेना सांस छोड़ना। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा एक्चुअली नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, बट खाली ब्रीथिंग ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है और ग्लूकोज का जो एनर्जी कन्वर्जन होता है, जो भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी पढ़ा कि हमने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर लिया, हमने फैट को ब्रेक डाउन कर लिया, बट उससे एनर्जी कौन बनाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ग्लूकोज ही एनर्जी होता है, ऐसा तो होता नहीं। उसको हमारी बॉडी के इसमें कन्वर्ट करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसके, कौन करता है, सेल करते हैं। ठीक है, कौन करता है, सेल करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करते हैं, क्योंकि हमने सेल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पढ़ रखा है कि उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। और ग्लूकोज हमें कहां से मिलता है, फूड से मिलता है। फूड हम जो लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और किसके पास चला जाता है, सेल्स के पास चला जाता है। ठीक है, सेल्स के पास चला गया, सेल उसका ब्रेकडाउन करते हैं और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उस ब्रेकडाउन के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो
देखा जाए तो दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा डीप में। देखो, द फूड इज स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, हमें पता फूड के पास एनर्जी होती है, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। कब रिलीज होती है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन? सेलुलर। अगर और डिटेल में बताऊं तो रेस्पिरेशन, कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, खाना खा लिया तो हमें एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हम सही से सांस नहीं ले पा रहे, सही से रेस्पायर नहीं कर पा रहे, सांस लेने के अलावा मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन भी नहीं कर पा रहे, तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। चाहे हमारी बॉडी के अंदर कितनी ही एनर्जी तुम मतलब कितना भी तुम फूड खिला दो, कितना भी तुम खाना खिला दो, रेस्पिरेशन नहीं करेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, ठीक है। जिनको मतलब सांस की बीमारी होती है, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको सांस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो उनको भले कितना तुम खिला दो बूढ़े लोगों को, लेकिन उसके अंदर वही वाली ताकत नहीं आती जो कि एक यंग के अंदर आती है, ठीक है। एक अगर आप 30 साल के आदमी को और एक 60 साल के आदमी को सेम खाना दो, तो आपको मालूम है कि 30 साल वाला आदमी क्या बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि उसकी सांस जो लेने की क्षमता यानी कि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है, ठीक है, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर वही बात करूं मैं एक बूढ़े इंसान के अंदर, तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया है, वीक हो चुका है, ठीक है। उसकी जो सेल्स है वो कैसी हो चुकी है, वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी सही से बन नहीं पा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, मोर प्रिसाइज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द सेल, कहां पर, इन द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा होगा, सेल्स के अंदर होता है। फिर से, द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, वो प्रोसेस जिससे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है किसके अंदर, सेल के अंदर, जिससे किसकी क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। एनर्जी रिलीज कहाँ हो रही होती है, सेल्स के अंदर हो रही है, याद रखिएगा कहाँ हो रही होती है, सेल के अंदर होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन इन द एयर दैट वी ब्रीथ इट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, ठीक है। और जो हम सांस लेते हैं यानी जो हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या करता है, हेल्प करता है इसके ब्रेकडाउन, सिंपल, ठीक है। एक्चुअल रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा होता है, हमारे सेल्स के अंदर हो रहा होता है। कहाँ हो रहा होता है, हमारे सेल्स के अंदर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है, उन सेल्स के पास जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, और क्या करता है, ब्रेकडाउन में हेल्प करता है किसके, फूड से, जिससे क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी। सिंपल सी बात है, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी बनेगी, तभी तो हमारी बॉडी काम कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है। क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ऑक्सीजन का, ठीक है। किसका डिफरेंस है, ऑक्सीजन का, ठीक है। एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यानी कि ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन नहीं है, ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व है। सिंपल सा कहूं, ऑक्सीजन अगर किसी भी रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों जो बोलना चाहिए, दोनों ही टाइप है। सेलुलर रेस्पिरेशन का टाइप क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, जो भी ग्लूकोज बना है, ठीक है, हमने जो स्टार्च लिया उससे फूड को, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया, ग्लूकोज को हमने अब्जॉर्व कर लिया, उसको ब्लड के पास भेज दिया, ब्लड के थ्रू सेल्स के पास भेज दिया, सेल के पास जब उसका ब्रेकडाउन हुआ, और किसकी हेल्प से हुआ, ऑक्सीजन की हेल्प से हुआ, तो उस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोला हमने, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी हमने ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो हमें यहाँ एनर्जी मिल गई। अब आपको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है, बीच में। जब भी हम सांस ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ देते हैं, वो एक्चुअल में कहाँ बन रही होती है, वो बन रही होती है हमारे सेल्स के अंदर। कहाँ बन रही होती है, हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर एक्चुअल में रेस्पिरेशन हो रहा होता है, जिससे क्या होता है, सेल के अंदर पूरा रेस्पिरेशन होता है, जिससे ग्लूकोज के साथ बाइंड मतलब रिएक्ट करता है, जो भी बोलना चाहूँ, उससे क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, एनर्जी में बन जाती है, वाटर बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल कहूँ तो, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, अब मैंने कहा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसका अपोजिट है टोटली, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, सिंपल।
अब व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज या फूड कहूँ ऑकर्स विदाउट द यूज ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ही टूट गया, जो ग्लूकोज से बिना ही कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, बिना ही ऑक्सीजन को यूज किए हुए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तब भी हमें वैसे एनर्जी तो मिलेगी क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है, ये तो क्लियर सी बात है। बट कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पिछले केस में क्या मिल रहा था, वाटर मिल रहा था, बट इस केस में क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी तो बननी है, जैसे कि एटीपी की फॉर्म में बननी है। ओके, सो आई होप एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, नॉट द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट है ये ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, सांस को लेना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ये क्या होती है, ब्रीथिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीथिंग रेट, भाई जितनी सांस मैं 1 मिनट में लूंगा और जितनी सांस में 1 मिनट में ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, उसको क्या बोला हमने, ब्रीथिंग रेट बोला, जितनी मैंने ली या फिर जितनी मैंने छोड़ी, ठीक है। एडल्ट ह्यूमंस होते हैं, एडल्ट, ठीक है, जो भी एडल्ट है वो 15 से 18 टाइम पर मिनट में ब्रीथ करते हैं, ठीक है, 15 से 18 बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखना ये ब्रीथिंग रेट है 15 से 18 टाइम, ठीक है। पल्स नहीं है, पल्स होता है हार्ट का धड़कना, कितने टाइम से 1 मिनट में हार्ट धड़कता है, जो कि 72 होता है। पल्स क्या होती है, हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम बीट करता है, तो यूजुअली कितना टाइम बीट करता है, 72 टाइम्स। बट हम एक बार में कितनी सांस ले रहे होते हैं, मतलब 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे होते हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं, 15 से 18 बार, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है। एडल्ट में 15 से 18 एवरेज बताया गया है। ओके, ब्रीथिंग रेट हमारा कब बढ़ जाता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग रेट कब बढ़ जाता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सोच के बताओ। अगर मैं कहूँ ब्रीथिंग रेट कब बढ़ रहा है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि हम बहुत जोर से भाग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, डंबल उठा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी सांसें बहुत जोर से चलने लगती है। क्यों, क्योंकि हम एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। जब हम एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं तो एनर्जी का फॉर्मेशन भी होना चाहिए, और हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ब्रीथिंग के थ्रू मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, ब्रीथिंग के थ्रू मिलेगी। सो ब्रीथिंग रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा जब भी आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। तो ब्रीथिंग रेट कब इंक्रीज होगा, जब आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, या फिर जब आप हैवी टास्क करोगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा सिंपल रिब है, आपको पता है स्ट्रक्चर, आपने स्केलेटन में पढ़ा हुआ है। रिब के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स के नीचे एक पार्ट प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायफ्राम, जो सांस लेते टाइम क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है, और सांस छोड़ते टाइम वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस को लेते हैं, ठीक है, अब एक बार आप सांस लेकर देखो क्या हो रहा है। जैसे आप सांस लोगे क्या होगा, आपकी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, जो रिब्स है आपकी कैसी होगी, बाहर की तरफ आ रही है, फूलने लगती है, ठीक है, ठीक है। और जो डायफ्राम वो नीचे की तरफ जाने लगता है। डायफ्राम जो है, ये वाला जो पार्ट है, वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा, ओके। और जब सांस छोड़ोगे तो क्या होगा, रिब्स आपके अंदर चली जाएगी, वापस डाउन चली जाएगी, आप अंदर की तरफ चली जाएगी, और डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, पोजीशन आपको पता रखना है किस तरीके का मूवमेंट होता है। जब भी सांस लेंगे रिब्स फूलेंगी, डायफ्राम नीचे जाएगा, जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो रिब्स अंदर जाएगी और डायफ्राम वापस ऊपर आएगा। ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा अपोजिट सा है, ठीक है। पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई इतना टफ टास्क नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, तो सबको मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे माउथ से स्टार्ट होता है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, ओके, नाक से स्टार्ट होता है, जिससे फिर वो कहाँ जाएगा, फेनेक्स में जाएगा, जो कि हमारे गर्दन में होती है, ट्यूबुलर पाइप होती है। फिर वहां पे क्या होगा, उसका सेपरेशन, जैसे मालूम है कि एपिग्लोटिस क्या करती है, फुट पाइप को ब्लॉक करके रखती है, तो विंड कहाँ चली जाएगी, ट्रैकिया के अंदर चली जाएगी। लैरिंक्स के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ट्रैकिया के थ्रू अंदर, ट्रैकिया के अंदर चली जाएगी, ठीक है। लैरिंक्स के थ्रू किसके अंदर चली जाएगी, ट्रैकिया के अंदर चली जाएगी, ठीक है। लैरिंक्स आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कि वॉइस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, जिससे क्या होता है, वॉइस हमारी निकलती है, ठीक है। जो हम बोलते हैं किसके हेल्प से बोलते हैं, लैरिंक्स की हेल्प से बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब कोई ये मत कहना है कि हम जीभ की हेल्प से बोलते हैं, जीभ की हेल्प से हम बोलते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हम अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट जो एक्चुअल साउंड जो आ रहा है, जो एक्चुअल वाइब्रेशन हो रहा होता है, वो कहाँ हो रहा होता है, हमारे लैरिंक्स में। जब आप कभी बोलते हो बहुत जोर से, अपने गले को छू के देखना, आपको वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो लैरिंक्स है वो क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ओके। तो फेनेक्स के थ्रू चली जाएगी हमारे विंड पाइप, जो कि ट्रैकिया होता है, ठीक है। फेनेक्स के थ्रू कहाँ चलेगी, हमारे ट्रैकिया के अंदर, जिसके बाद वो कहाँ चली जाएगी, हमारे
लंग्स के अंदर चली जाएगी, सिंपल। तो नोज क्या करता है, नोज का मेन काम है फिल्टर करता है एयर को, फिल्टर करता है एयर को किसकी हेल्प से, हेयर्स की हेल्प से, ठीक है, और म्यूकस की हेल्प से, ठीक है। समटाइम आप देखोगे आपकी नाक में म्यूकस जम जाता है, ठीक है, और एडल्ट के अंदर हेयर्स देखने को मिलते हैं जो क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर प्रेजेंट है और फालतू ही आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है नोज के अंदर, ठीक है। फाइनेक्स आपको पता है, ओरिजिन ऑफ द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। एक लीड प्रेजेंट होती है जो कि फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में जाने से रोकती है, उसे क्या बोलते हैं, इस लीड को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस, ओके। इसके बाद विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया के थ्रू क्या, ट्रैकिया किसको कनेक्ट करता है, फाइनेक्स को कनेक्ट करता है, लाइनेक्स को कनेक्ट करता है किससे, लंग्स से, ठीक है। फाइनेक्स आपको पता है सिंपल पाइप होती है जो नेक में प्रेजेंट है हमारे गर्दन में, और लाइनेक्स क्या हमारा साउंड बॉक्स, ठीक है। बिफरकेट्स इनटू द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। बाद में ये जो ट्रैकिया होता है वो किसमें, दो पार्ट में टूट जाता है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। आपको पता है कि तुम्हारे पास दो लंग्स, एक राइट में एक लेफ्ट में, सो उस दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। लेनेक्स हमें पता है ट्रैकिया के अंदर होता है, विंड पाइप के अंदर होता है, क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें विंड के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, साउंड को एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर हम सांस रोक ले, अपना मुंह बंद कर ले या नाक बंद कर ले तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे, हाँ, क्योंकि जो एयर है हमारे अंदर नहीं जा सकते। अगर आप मुंह बंद करके बोलने की कोशिश करोगे तो आपका कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जब तक आपके पास एयर है, जब तक कि आपके पास जो है साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कोई वॉइस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बिना एयर के नहीं होगी। इसलिए जो लाइनेक्स होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, विंड पाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लंग्स की बात करें, सो हमें पता है लंग्स बेसिकली क्या काम करते हैं, बट देखो लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, हमारी छाती के अंदर होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय रिब्स, रिब्स से घिरा होता है, और डायफ्राम से, ठीक है, नीचे से डायफ्राम और सामने से रिब्स होती है, ठीक है। इनक्लोज इन द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरेला, ठीक है, प्लूरेला बोल लो, ठीक है। अब लंग्स क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन कहूँ तो चेस्ट कैविटी के अंदर एक प्रेजेंट है ऑर्गन जो कि रिब्स और डायफ्राम से कवर है, और एक डबल मेम्ब्रेन मतलब एक डबल लेयर चढ़ी हुई किसकी, प्लूरेला की, ठीक है। ये होता है हमारा लंग्स। मेन काम क्या होता है लंग्स का, तो लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपका इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो जो ब्लड के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें से क्या करेगी, उस एयर को फिल्टर कर लेगी और बाहर निकाल देगी, और जो हमने ऑक्सीजन लिया उसको किस में डाल देगी, ब्लड में डाल देगी। क्यों डाल देगी, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन करना है, और रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचता है, हमारे सेल्स के पास ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे, हमने जो ऑक्सीजन ली वो लंग्स के थ्रू किस में चलेगी, ब्लड में चलेगी, ब्लड से किस में चलेगी, सेल्स में चलेगी, सेल्स ने उसका यूज किया, एटीपी का फॉर्मेशन किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वापस अब एटीपी जब उसने बनाया ऑक्सीजन की हेल्प से, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन ले चाहे ना ले, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करते हुए वापस लंग्स के पास जब ब्लड आएगा तो ब्लड लंग्स क्या करेगा, इस बार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेगा, और क्या करेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस उसी पास से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस पैरेलली चल रही होती है, ऐसा नहीं कि पहले एक बार ऑक्सीजन को भेजेगा फिर नेक्स्ट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते भेजता भी हो, लेता भी है, दोनों के साथ काम होता है, ओके, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, टोटल 3 जगह पर रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ठीक है। सेलुलर मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है, जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का और एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड बॉडी, बिटवीन एनवायरमेंट ऑन बॉडी। बाहर से हम अपने अंदर ऑक्सीजन को मतलब एयर को ले रहे हैं, वो कैसा रेस्पिरेशन हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, जो बाहर से हो रहा है, ठीक है। इंटरनल कहाँ पे हो रहा है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को कोई सेल ले रहा है और सॉरी ऑक्सीजन को कोई सेल ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, तो ये कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हमने, इंटरनल रेस्पिरेशन। जो बॉडी के बाहर हो रहा है एक्सटर्नल, जो बॉडी के अंदर हो रहा है इंटरनल, और जो सेल्स के अंदर हो उसका बोल दिया हमने सेलुलर, ठीक है। तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ओके। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, कुछ ठीक है, सबके पास लंग्स तो होते नहीं है, तो सम एनिमल्स है डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स या कहूँ तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉकरोच और इंसेक्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज में काम करता है। रेस्पिरेशन वाला क्या है, गैसेस का एक्सचेंज, सिंपल। और एटीपी का फॉर्मेशन मींस एनर्जी का फॉर्मेशन, ओके। तो कॉकरोच और इंसेक्ट क्या करते हैं, स्पाइरल्स और ट्रैकिया की हेल्प से करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन। अर्थवर्म किसकी हेल्प से करते हैं,
थ्रू देयर नोज स्किन, इसकी स्किन के थ्रू ही कर लेते हैं, ठीक है। उनका जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू, एक्चुअली उनका जो ब्रीथिंग हो रहा होता है किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होते हैं, लेकिन वो अपनी स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं उनके पास, क्योंकि फ्रॉग्स जो रहता है अर्थ पे भी, मतलब लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें दो सिस्टम है, ठीक है। हम लोग तो नहीं रह सकते पानी के अंदर, ठीक है, इसलिए हमारे पास हम लोग स्किन से रेस्पायर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अंडर वाटर क्रिएचर्स यानी जो पानी के अंदर रहते हैं फिल्स फिश, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिससे क्या कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन को गिल्स क्या करते हैं एक्चुअली में, वाटर में से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। वाटर जो प्रेजेंट है उसमें से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेगा। जैसे आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको फिश क्या करेंगे, गिल्स का यूज करके एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर ले लेगी, ठीक है। जैसे एक्सेप्शन है इसमें कुछ, जैसे डॉल्फिन, वेल और सील, ये मेमल्स है, इनके पास क्या होता है, ये ब्रीथ करती है लंग्स के, तो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स। भले ये पानी में रहती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि इनके पास लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू, ठीक है। भले ये किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये आपको वैसे बड़ी क्लासेस में पता चल जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि मेमल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वैसे बेल्स भी किसके अंदर आते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जब आप इनका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे कि जब किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अदर प्लांट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, उसको किस तरीके से अलग अलग सेपरेट किया गया है कि भाई तुम किस फैमिली से हो, मैं किस फैमिली से हूँ, ठीक। ह्यूमंस किस फैमिली से हैं, बर्ड्स किस फैमिली से हैं, रेप्टाइल्स किस फैमिली से हैं, अंडर वाटर क्रिएचर्स किस फैमिली से होने वाले हैं, प्लांट्स किस फैमिली से हैं। इन सब का जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी के लिए आप याद रखो कि एक्सेप्शन में डॉल्फिन्स हो गई, वेल्स हो गई, और जो सील हो गई, वो पानी के बाहर आके लंग्स, मतलब पानी के बाहर आके लंग्स के थ्रू क्या करती है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है, ओके, ब्रीथिंग करती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम था कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स एमिलेज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया एंजाइम से। एमिलेज डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, नहीं, वो तो पेप्सिन करता है। फेट का करता है कि नहीं, वो बाइल जूस करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का करता है, हाँ जरूर कार्बोहाइड्रेट का करता है। क्यों, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट, तो उसका ब्रेकडाउन करता है कौन, एमिलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड सम डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। ऑप्शन दिए, क्या कौन इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, तो लिवर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता, स्टमच नहीं होता, और स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। किडनी क्या हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन प्राइमरी अकर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब सब क्वेश्चन ध्यान से समझ पड़िएगा, क्या बोल रहा है कि डाइजेशन सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ये सारा ही डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है कि स्टमक भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव का पार्ट है, माउथ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और लार्ज इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लेकिन डाइजेशन सबसे पहले प्राइमरली, ठीक है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे माउथ में, फिर उसके बाद स्टमच, फिर स्मॉल और फिर लार्ज, ठीक, याद रखिएगा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। सॉरी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इन द एक्सक्रीटरी प्रोसेस, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोसेस में यूरिनरी सिस्टम का क्या मेजर रोल है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द फूड, नहीं, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, नहीं, ग्लैंड्स का काम होता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, नहीं, ये विलाय का काम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम का काम होता है इलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है, कौन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which structure in the respiratory system is responsible for preventing food from entering the windpipe during swelling, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को स्वेलिंग करते हैं तो फिर हम किसकी हेल्प से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ब्रोंका, नहीं, ये तो लंग्स के अंदर होता है। ट्रकिया, विंड पाइप के अंदर बचाने से बचाना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एल्वोलाई तो लंग्स के अंदर होती है, कौन बचाता है, एपिग्लोटिस, कौन बचाएगा, एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होना है। एपिग्लोटिस ही फूड को प्रिवेंट करता है कि वो विंड पाइप में ना चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल इन द डाइजेशन ऑफ द फीड। अब यहाँ पे बाइल जूस का पूछा गया रोल क्या है, तो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट, नहीं, एमिलेज करता है। एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, नहीं, विलाई करता है। प्रोड्यूस करता है एंजाइम, नहीं, लिवर्स करते हैं या फिर अदर ग्लैंड्स करते हैं, वो भी नहीं करता। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करता है, क्या करता है,
इमल्सिफाइंग करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट को बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है। विच सब्सटेंस इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन, ठीक है। अब हमारी बॉडी में हमारे स्किन में क्या प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्वेट का फॉर्मेशन करते हैं, पसीना निकालते हैं। तो पसीना में निकाल क्या होता है, यूरिया नहीं, यूरिया तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर निकलता है। वाटर, हाँ वाटर निकाल रहे होते हैं, बट यहाँ पे पूछा गया क्या है, प्राइमरली, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते हो तो हमारे लंग्स के नोज के थ्रू निकलते हैं। सोडियम हाँ निकालते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है वाइट पैचेस हो जाता है। मैंने अभी पढ़ाया भी है आपको इसी लेक्चर के अंदर। तो प्राइमरली क्या निकालते हैं, वाटर की सोडियम। विच सब्सटेंस इज प्राइमरली एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट इन द स्किन, बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर होने वाला है क्या, वाटर, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, क्या स्वेट में क्या होता है, पानी निकालते हैं, पानी प्लस सॉल्ट निकालते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी ये सोडियम क्लोराइड पूरा नहीं लिखा हुआ है, खाली सोडियम लिखा है, तो इसमें भी आयन, तो आयंस नहीं निकलते हैं। आयंस हमारे निकलते हैं किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कुलर ऑर्गन दैट सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी एंड द प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्रीथिंग, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, बाकी और कुछ क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, ठीक है। उस मस्कुलर ऑर्गन का बाद नाम बताओ जो कि चेस्ट कैविटी यानी कि हमारी चेस्ट को एब्डोमेन यानी कि हमारे स्टमक वाले पार्ट से अलग करती है, ठीक है, ठीक है। और ब्रीथिंग में इसका क्रूशियल रोल होता है, ठीक है। लाइनस ब्रीथिंग में हेल्प करती है, नहीं करती। एपिग्लोटिस फाइनस करती है, एपिग्लोटिस तो ठीक है नहीं करती। मेन जो रोल होता है वो कौन करता है ब्रीथिंग में, डायफ्राम, क्योंकि यही सेपरेट करती है किसको, एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी को। तो ऑप्शन नंबर ए जो होने वाला है करेक्ट होने वाला है। फाइनेक्स हमारी विंड पाइप है, तो इसका एब्डोमेन से लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियास क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है। बाइल बनाता है, नहीं वो तो लीवर बनाता है। एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, नहीं वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ब्लड के शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, ब्लड के शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है, पेनक्रियास करता है। क्यों, क्योंकि पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, इंसुलिन, जिससे क्या होता है ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन होता है, ठीक है। इंसुलिन से क्या होता है, ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाता है, और ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया तो वो पेनक्रियास क्या करेगा कि एंजाइम एक हार्मोन रिलीज कर देगा, जिससे लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, पेनक्रियास कर रहा है, ठीक है। प्राइमरली कौन कर रहा होता है, पेनक्रियास कर रहा होता है, ठीक है। सेकेंडरी कौन कर रहा होता है, लीवर कर रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन पूछा जाएगा कौन कर रहा है, मेन फंक्शन किसका है, पेनक्रियास का। क्यों, क्योंकि वही कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। स्टोरिंग फूड नहीं, फूड को स्टोर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन, ठीक है। अब इनसे पूछा गया किडनी की फंक्शनल यूनिट, बिना सोचे समझे कुछ ऑप्शन देके बिना भी बता सकते हैं कि कौन होता है, नेफ्रॉन। कौन होता है, नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पे करेक्ट होने वाला है। सो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी हमने सिस्टम्स पढ़ रखे हैं, चाहे आज ही क्लास में पढ़े हों, चाहे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हों, आपको सारे ही क्लियर होंगे, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होगा इनमें, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है नंबर, ठीक है। और अगर कोई बच्चा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर, जिसमें हम आपको वीकली टेस्ट और डाउट क्लियरेंस क्लासेस देंगे, ठीक है। डेली टास्क मिलेगा आपको और डे वाइज ट्रेकिंग होती है, ठीक है। और जब भी टेस्ट होगा तो आपको रैंक्स भी दी जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।